26 नवंबर 2008 की वो शाम मुंबई के लिए किसी भी दूसरी शाम जैसी ही थी। समंदर की लहरें शांत थी और कोलाबा के तट पर मछुआरों की नावें धीरे धीरे किनारे लग रही थी। गेटवे ऑफ इंडिया के पास पर्यटकों की भीड़ थी जो तस्वीरें खिंचवा रहे थे और ठंडी हवाओं का आनंद ले रहे थे। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि समंदर के उसी खारे पानी के रास्ते मौत दबे पांव शहर की तरफ बढ़ रही है। सड़कों पर गाड़ियों का शोर था। लोकल ट्रेनों में हजारों लोग अपने घरों की तरफ लौट रहे थे, लेकिन उस भीड़ में 10 ऐसे चेहरे भी शामिल होने वाले थे जिनके मन में सिर्फ तबाही का मंजर था। अगले 60 घंटों में जो होने वाला था उसने न केवल मुंबई को बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख देने वाला था। ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये इंसानियत पर सबसे बड़ा प्रहार था। चीखें, धुआं, गोलियों की तड़तड़ाहट और अपनों को खोने का वो गहरा दर्द। आज हम उस काली रात की पूरी कहानी को शुरू से अंत तक महसूस करेंगे। ऐसी कहानी जिसे सुनते हुए आज भी रूह कांप जाती है। तैयार हो जाइए उस मंजर को दोबारा जीने के लिए जो इतिहास के पन्नों में खून से लिखा गया है। इस पूरी साजिश की जड़ें सरहद के उस पार पाकिस्तान के कराची शहर में गहरी ढंसी हुई थी। लश्कर-ए-तैयबा के कैंपों में महीनों से एक खौफनाक योजना तैयार की जा रही थी। 10 नौजवान लड़के जिन्हें नफरत की घुट्टी पिलाई गई थी, उन्हें समंदर के रास्ते मुंबई भेजने की तैयारी पूरी हो चुकी थी। उन्हें ट्रेनिंग दी गई थी कि कैसे आधुनिक हथियारों को चलाना है, कैसे ग्रेनेड फेंकने हैं और कैसे बिना डरे मौत का तांडव करना है। उन्हें मुंबई के नक्शे रटाए गए थे। ताज होटल के गलियारे और ओबेरॉय ट्राइडेंट के कमरे उनकी उंगलियों पर थे। 23 नवंबर को ये 10 हमलावर कराची से एक छोटी नाव में सवार होकर निकले। बीच समंदर में उन्होंने अल हुसैनी नाम के एक बड़े जहाज का सहारा लिया, लेकिन मंजिल अभी दूर थी और उन्हें पकड़े जाने का डर था। तभी उनकी नजर एक भारतीय मछली पकड़ने वाली नाव कुबेर पर पड़ी। उन्होंने धोखे से उस नाव पर कब्जा किया और उसके कैप्टन अमर सिंह सोलंकी की बेरहमी से हत्या कर दी। अब वे भारतीय नाव के सहारे मुंबई के तट की ओर बढ़ रहे थे ताकि किसी को शक न हो। जैसे जैसे मुंबई की रोशनी करीब आ रही थी, इन हमलावरों के सीने में पल रही नफरत और बढ़ती जा रही थी। 26 नवंबर की रात करीब 8:10 हो रहे थे। कुबेर नाव मुंबई के तट से कुछ मील की दूरी पर रुक गई। वहां से ये हमलावर रबर की छोटी नावों में सवार होकर कोलाबा के बधवार पार्क इलाके में उतरे। मछली पकड़ने वाले कुछ स्थानीय लोगों ने उन्हें देखा भी था। उन लड़कों ने साधारण टी-शर्ट और जीन्स पहनी थी और पीठ पर भारी बैग लटकाए हुए थे। जब एक मछुआरे ने उनसे पूछा कि वे कौन है, तो उन्होंने बदतमीजी से जवाब दिया और कहा कि वे अपना काम करें। किसी ने सोचा भी नहीं था कि उन भारी बैगों में AK-47 राइफलें, मैगजीन, ग्रेनेड और RDX भरा हुआ है। वहां से ये 10 हमलावर अलग अलग टोलियों में बढ़ गए। 2 हमलावर छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिन्स की तरफ बढ़े। 4 हमलावर ताजमहल पैलेस होटल की ओर निकल गए। 2 हमलावर ओबेरॉय ट्राइडेंट होटल की तरफ मुड़ गए और बाकी के 2 नरीमन हाउस की तरफ चले गए। पूरे शहर को एक साथ दहला देने की यह एक सुनियोजित साजिश थी। रात के करीब 9:20 का समय था। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिन्स यानी CST स्टेशन पर हजारों यात्रियों की भीड़ थी। तभी अचानक वहां 2 हमलावर अजमल कसाब और अब्बू इस्माइल दाखिल हुए। उन्होंने बिना सोचे समझे अपने बैग से AK-47 निकाली और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। स्टेशन की दीवारों पर गोलियों के निशान पड़ने लगे और फर्श खून से लाल हो गया। लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है। किसी को लगा कि पटाखे फूट रहे हैं, तो किसी को लगा कि कोई गैंगवार शुरू हो गई है। लेकिन जब लाशें गिरने लगी तो स्टेशन पर भगदड़ मच गई। कसाब मुस्कुराते हुए गोलियां चला रहा था जैसे वह कोई खेल खेल रहा हो। उसने प्लेटफार्म पर मौजूद मासूम बच्चों और औरतों को भी नहीं बख्शा। अनाउंसर विष्णु जेंडे ने अपनी जान जोखिम में डालकर लाउडस्पीकर पर चिल्लाना शुरू किया। वे लोगों को स्टेशन के पिछले दरवाजे से भागने के लिए कह रहे थे। उनकी इस बहादुरी ने सैकड़ों लोगों की जान बचाई, लेकिन कसाब और इस्माइल स्टेशन के भीतर तबाही मचाते रहे। वहां तैनात पुलिस कर्मियों के पास केवल पुरानी 303 राइफलें थी जो उन हमलावरों की आधुनिक बंदूकों का मुकाबला नहीं कर पा रही थी। स्टेशन पर मौत का तांडव मचाने के बाद कसाब और इस्माइल बाहर निकले।
वे कामा अस्पताल की तरफ बढ़े, जहां उन्होंने कई मरीजों और तीमारदारों को अपना निशाना बनाया। तभी मुंबई पुलिस के जांबाज अधिकारी हेमंत करकरे, अशोक कामटे और विजय सालास्कर एक टोयोटा क्वालिस गाड़ी में वहां पहुंचे। अंधेरे का फायदा उठाकर हमलावरों ने उस गाड़ी पर गोलियों की बौछार कर दी। देश के इन 3 सबसे होनहार और बहादुर पुलिस अफसरों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। ये मुंबई पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। हमलावर अब उसी पुलिस की गाड़ी को लेकर गिरगांव चौपाटी की तरफ भागे। वहां पुलिस ने नाकाबंदी कर रखी थी। गाड़ी जैसे ही रुकी, कसाब और इस्माइल ने फिर से फायरिंग की कोशिश की, लेकिन वहां तैनात कांस्टेबल तुकाराम ओम्बले ने जो किया वह मिसाल बन गया। उन्होंने निहत्थे होते हुए भी कसाब की बंदूक की नली को पकड़ लिया। कसाब ने गोलियां चलाई जो ओम्बले के शरीर के आर पार हो गई, लेकिन उस वीर जवान ने कसाब को तब तक नहीं छोड़ा जब तक बाकी पुलिस वालों ने उसे पकड़ नहीं लिया। तुकाराम ओम्बले ने अपनी जान देकर कसाब को जिंदा पकड़वाया, जो आगे चलकर इस पूरी साजिश का सबसे बड़ा सबूत बना। अभी स्टेशन पर गोलियां शांत भी नहीं हुई थी कि ताजमहल पैलेस होटल से धमाकों की आवाज आने लगी। ये मुंबई का सबसे गौरवशाली लैंडमार्क था, जहां देश दुनिया के अमीर और रसूखदार लोग ठहरे हुए थे। 4 हमलावर होटल के भीतर घुस चुके थे। उन्होंने लॉबी में मौजूद मेहमानों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। होटल के स्टाफ ने बड़ी बहादुरी दिखाई और मेहमानों को किचन और गुप्त रास्तों से बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन हमलावर ऊपर की मंजिलों पर पहुंच गए थे और वहां से लोगों को बंधक बना रहे थे। होटल के गुंबद से आग की लपटें निकलने लगी और पूरा इलाका धुएं से भर गया। इधर ओबेरॉय ट्राइडेंट होटल में भी यही मंजर था। 2 हमलावर वहां घुस गए और रेस्तरां में खाना खा रहे लोगों पर गोलियां चला दी। विदेशी नागरिकों को चुन चुनकर निशाना बनाया जा रहा था। नरीमन हाउस, जो यहूदियों का एक धार्मिक केंद्र था, वहां भी 2 हमलावर घुस गए और वहां रहने वाले रब्बी और उनके परिवार को बंधक बना लिया। एक साथ इतने सारे मोर्चों पर हमला होना मुंबई पुलिस की कल्पना से परे था। रात के करीब 2 बज रहे थे और पूरी दुनिया की नजरें टीवी स्क्रीन पर टिकी थी। मुंबई जल रही थी और हर तरफ सिर्फ मौत का सन्नाटा या फिर अपनों को ढूंढने की चीखें थी। स्थानीय पुलिस अब समझ चुकी थी कि यह कोई मामूली हमला नहीं है। केंद्र सरकार ने तुरंत एनएसजी यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स के कमांडो को बुलाने का फैसला किया, लेकिन एनएसजी के आने में कुछ घंटों की देरी हुई क्योंकि वे दिल्ली में तैनात थे। इस बीच ताज होटल के भीतर मौजूद लोग मौत के साए में जी रहे थे। होटल के शेफ हेमंत ओबेरॉय और उनकी टीम ने अपनी जान पर खेलकर मेहमानों को सुरक्षा दी। कई स्टाफ मेंबर्स ने गोलियां खाई ताकि वे दूसरों को बचा सके। जब एनएसजी कमांडो मुंबई पहुंचे तो उन्होंने ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो शुरू किया। कमांडो हेलीकॉप्टर के जरिए नरीमन हाउस की छत पर उतरे। गोलियों की आवाजें कोलाबा की गलियों में गूंज रही थी। ये लड़ाई आमने सामने की थी, जहां दुश्मन घर के भीतर छिपा बैठा था। अगले 3 दिनों तक मुंबई एक युद्ध का मैदान बनी रही। ओबेरॉय ट्राइडेंट में कमांडो ने एक एक कमरे की तलाशी ली और हमलावरों को ढेर कर दिया। नरीमन हाउस में भी लंबी मुठभेड़ के बाद दोनों आतंकियों को मार गिराया गया, लेकिन सबसे मुश्किल चुनौती ताज होटल के भीतर थी। होटल की वास्तुकला ऐसी थी कि वहां आतंकियों को छिपने के लिए बहुत जगह मिल रही थी। मेजर संदीप उन्नीकृष्णन ताज होटल के भीतर अपनी टीम का नेतृत्व कर रहे थे। जब उन्होंने देखा कि उनका एक साथी घायल हो गया है तो वे अकेले ही आतंकियों की तरफ बढ़ गए। उन्होंने अपनी टीम से कहा, ऊपर मत आना, मैं उन्हें संभाल लूंगा। लड़ते लड़ते मेजर संदीप शहीद हो गए, लेकिन उन्होंने अंत तक हार नहीं मानी। उनकी शहादत ने पूरे देश की आंखों में आंसू ला दिए। 29 नवंबर की सुबह तक ताज होटल के सभी आतंकियों को मार गिराया गया। जब धुआं छंटा तो ताज होटल की इमारत तो खड़ी थी, लेकिन उसके भीतर की रूह छलनी हो चुकी थी। इस हमले ने 166 बेगुनाह लोगों की जान ले ली। सैकड़ों लोग घायल हुए, जिनमें से कई आज भी उस सदमे से बाहर नहीं आ पाए हैं। मारे गए लोगों में पुलिस अफसर, होटल कर्मचारी, आम नागरिक और विदेशी मेहमान शामिल थे। मुंबई की सड़कों पर मातम पसरा हुआ था, लेकिन इस मातम के बीच एक गुस्सा भी था। पाकिस्तान की नफरत और आतंक की फैक्ट्री का पर्दाफाश हो चुका था। अजमल कसाब, जो जिंदा पकड़ा गया था, उसने पूछताछ में सब कुछ उगल दिया। उसने बताया कि कैसे उन्हें ट्रेनिंग दी गई और कैसे उन्हें जन्नत के सपने दिखाए गए। कसाब को यरवदा जेल में कड़ी सुरक्षा के बीच रखा गया और उस पर मुकदमा चला। 21 नवंबर 2012 को हमले के लगभग 4 साल बाद कसाब को फांसी दे दी गई। लेकिन क्या इंसाफ पूरा हो गया? हाफिज सईद और जकीउर रहमान लखवी जैसे मास्टरमाइंड आज भी खुलेआम घूम रहे हैं। 26/11 का हमला सिर्फ मुंबई पर हमला नहीं था, यह भारत की अखंडता,
और साहस की परीक्षा थी। मुंबई ने फिर से उठना सीखा, लेकिन उसके जख्म आज भी ताजा है। होटल स्टाफ की बहादुरी, पुलिस अफसरों का बलिदान और एनएसजी कमांडो का शौर्य हमें याद दिलाता है कि बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, वह जीत नहीं सकती। आज भी गेटवे ऑफ इंडिया के सामने खड़ा ताज पैलेस होटल अपनी चमक बिखेर रहा है, लेकिन उस चमक के पीछे उन लोगों की यादें छिपी है जिन्होंने अपनी जान देकर दूसरों को बचाया। हमें उन हीरो को कभी नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने उस रात अंधेरे से लड़ते हुए अपनी जान दे दी। ये कहानी हमें सिखाती है कि शांति की कीमत बहुत बड़ी होती है और हम सबको मिलकर इस आतंक के खिलाफ खड़ा होना होगा, ताकि फिर कभी कोई दूसरी 26 नवंबर न आए। मुंबई आज भी चलती है, दौड़ती है और मुस्कुराती है, क्योंकि मुंबई का दिल बड़ा है और उसकी हिम्मत कभी नहीं टूटती। आज हम उन सभी शहीदों और पीड़ितों को नमन करते हैं। जय हिंद।